गिरफ्तार होने के बाद उन्हें इलाहाबाद लाया गया और जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा चलाया गया। मुकदमे में मौलवी साहब से पूछा गया कि आप अपना जुर्म स्वीकार करते हैं। उन्होंने ईमानदारी से कहा कि हाँ, मैंने ब्रिटिश राज के खिलाफ आंदोलन किया है, संघर्ष किया है, अंग्रेज़ों की हत्या की है और मुझे इसका कोई दुख नहीं है, इसको मैं अपराध नहीं मानता हूँ, मुझे इस पर गर्व है। तो फिर वही हुआ जो होना था। 24 जुलाई 1872 को उनको सज़ा मिली और सज़ा क्या मिली? अंडमान भेजा गया उन्हें आजीवन कैद देकर। अंडमान की जेल में 20 साल रहे वो, 1872 से लेकर 1892 तक। न माफ़ी मांगी, न सर झुकाया, न चिट्ठियां लिखी। नमस्कार। भारत के इतिहास से कुछ ऐसे दीवानों की कहानियां मैं लगातार लेकर आने की कोशिश कर रहा हूं जिनको इतिहास ने धीरे धीरे भुला दिया है। कितनी अजीब बात है कि अंडमान की जेल में जाकर जिन लोगों ने माफ़ी मांगी उनको तो इतिहास याद रखता है, उनको वीर कहा जाता है, उनके नाम पे हवाई अड्डे का नाम रखा जाता है। लेकिन जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ी, गिरफ्तार हुए, काला पानी हुआ, अंडमान गए, न माफ़ी मांगी, न हार मांगी और वहाँ के जुल्म बर्दाश्त करते करते शहीद हो गए, उनको हमारा इतिहास भूल गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मौलवी लियाकत अली की। कंफ्यूज मत करिएगा, दो लियाकत अली हैं भारत के इतिहास में। एक तो वो जो जिन्ना के साथ गए, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने, और दूसरे वो मेहगांव के रहने वाले मौलवी लियाकत अली जिन्होंने 1857 की लड़ाई लड़ी। इन मौलवी लियाकत अली का जन्म जो है वो 5 अक्टूबर 1817, 5 अक्टूबर 1817 को चायल परगना के मेहगांव में हुआ था, जो इलाहाबाद से 15 किलोमीटर दूर जीटी रोड पे स्थित है। इनके परदादा काजी गौहर अली मुगल शासक शाहजहां के दौर में खुरासान से भारत आए थे। इनके पिता थे सैयद मेहर अली और माँ का नाम था आमिना बीबी। इनके चाचा सैयद मेजर दायम अली विद्रोह के 1857 के कुछ वर्ष पूर्व तक ब्रिटिश सेना में नियुक्त थे और मेजर थे। लेकिन जब विद्रोह हुआ 1857 का, तो इनके चाचा दायम अली ने भी लियाकत अली के नेतृत्व में ही काम किया। एक मज़ेदार तथ्य ये है कि मौलवी लियाकत अली की छोटी बहन थी लक्ष्मीबाई। अब आप पूछेंगे कि ये छोटी बहन कैसी थी, तो मैं आपको बता दूं कि मौलवी लियाकत अली के पिता सैयद मेहर अली के जो छोटे भाई थे, जिनके बारे में बताया मैंने, सैयद दायम अली, उनकी शादी चंचल बाई से हुई थी। और चंचल बाई जो थी वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जो पिता थे मोरोपंत तांबे, उनकी बहन थी, यानी कि लक्ष्मीबाई की बुआ थी। इस रिश्ते से मौलवी लियाकत अली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को छोटी बहन कहते थे और छबीली बहन के नाम से बुलाते थे, और रानी लक्ष्मीबाई भी उनको बड़े भाई की इज्जत देती थी। मौलवी साहब एक बड़े अच्छे वक्ता थे, लेखक बहुत अच्छे थे और लोगों का ख्याल रखते थे। इन सब वजहों से उनको इज्जत में मौलवी कहा जाना शुरू हुआ। मौलवी लियाकत अली की एक बड़ी खूबी ये थी कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। उनका ये कहना था कि हमारा जो साझा दुश्मन है वो ब्रिटेन है, जो हमारा संस्कार, हमारे रीति रिवाज, हमारे खान पान को ख़त्म करके हमें धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं और ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी वजह से जब वो लियाकत अली थे, अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती हुए थे, तो यही सारा कुछ कहने की वजह से अंग्रेज़ों ने उनको बर्खास्त कर दिया था। लेकिन अंग्रेज़ी सेना में जाकर उन्होंने सारे गुर तो सीख लिए थे कि सेना को कैसे ट्रेन किया जाए, युद्ध कैसे लड़े जाएं। तो जब सेना से उनको निकाला गया, उसके बाद 1857 का जो विद्रोह था वो बिल्कुल सामने था। इस विद्रोह के समय उन्होंने बाकायदा 7 जून से 16 जून 1857 के बीच ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ जिहाद का नारा दिया। आज जिहाद को बहुत बुरा शब्द बना दिया गया है। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि जिहाद का मतलब ये है कि तुम्हारा ये हक़ है, तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम इस चीज़ के ख़िलाफ़ लड़ो। तो उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं से कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ब्रिटिश सत्ता के ख़िलाफ़ लड़ना जो है वो आज हमारे लिए जिहाद है। उन्होंने नारा दिया कि ईश्वर और अल्लाह सब एक हैं और हम सब उनके बंदे हैं। सभी लोग उनके नेतृत्व में उठ खड़े हुए और बाकायदा उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू की।
लेकिन उनकी जो इंसानियत थी वो इस बात से समझी जा सकती है कि मौलवी साहब अंग्रेज़ों के खिलाफ तो थे, लेकिन उस युद्ध के दौरान सैकड़ों निर्दोष अंग्रेजी औरतों और बच्चों की उन्होंने जानें भी बचाई थी। लियाकत अली और उनके साथियों ने हरदोई जिले के सैंडी, बिलग्राम, पाली जैसे विभिन्न स्थानों पर ब्रिटिश सरकार विरोधी अभियानों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। वहां के जो जमींदार थे और क्षेत्र के अन्य लोग थे, उन्होंने भी मौलवी साहब को अपना पूरा समर्थन दिया और उनको अपना नेता स्वीकार किया। लियाकत अली ने एक आज़ाद फौज बनाई जिसमें इलाहाबाद के सैनिक, जमींदार और पूरे दोआब के लोग शामिल थे। लोगों के बीच में देशभक्ति का संचार करने के लिए उन्होंने आज़ादी का एक तराना भी लिखा। इसी बीच जब सिपाही विद्रोह शुरू होता है मेरठ में, दिल्ली में और बाकी जगहों पे, तो उसकी गर्मी इलाहाबाद भी पहुंचती है। मौलवी साहब और उनके साथियों ने जून 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह फैलने से काफ़ी पहले अपने हमलों की योजना बना ली थी। 6 जून 1858, 6 जून 1858 को रात को 9:20 पर बनारस से आए पुलिस विद्रोहियों ने 6ठी इन्फेंट्री छावनी के मेस पर हमला कर दिया, जिसमें पैदल सेना के जवान भी विद्रोहियों की मदद कर रहे थे। जान बचाकर अंग्रेज तो भाग गए, लेकिन 30 लाख रुपए वहां पर छोड़ गए, जो सैनिकों को मिल गया, जिसका उपयोग आगे के विद्रोहों में किया गया। इलाहाबाद में विद्रोही अनियंत्रित थे और ब्रिटिश सैनिक जो थे वो भी एक तरह से अनियंत्रित थे, क्योंकि जो लीडर्स थे वो भाग गए थे। तो शहर में अनावश्यक रूप से आप देखेंगे अराजकता फैली, रक्तपात फैला। तो मौलवी लियाकत ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए अपने तलवार और अपने प्रमुख तोपची खुदा बख्श के तोप के गोलों के जोर पर 7 जून 1858 को इलाहाबाद में स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने अपने नेतृत्व में सिपाहियों का विश्वास जीता। समदाबाद और रसूलपुर के मेवाती और कई ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर 7 जून 1857 को उन्होंने इलाहाबाद को अंग्रेजों से छीन लिया और वहां पर अपनी आज़ाद सरकार की घोषणा कर दी। शहर में कानून व्यवस्था लागू की गई और दिल्ली के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नाम पर हरे और सफ़ेद रंग का झंडा वहां पर लहराया गया, जिसमें उगता हुआ सूरज था। सिपाहियों और पंडों का जो नेतृत्व था वो रामचंद्र ने किया। मुसलमानों की अगुवाई मौलवी लियाकत हुसैन ने की। उनके नेतृत्व में इलाहाबाद की जनता, जिनमें आम मुस्लिम, ब्राह्मण, पंडे, पठान सभी शामिल थे, अंग्रेजों के दमन के विरुद्ध मौलवी से कंधा मिलाकर शामिल हुए। ये मज़ेदार बात है कि उस दौर में इलाहाबाद से अंग्रेजों को पूरी तरह से खदेड़ दिया गया था और इलाहाबाद में खुसरो बाग को उन्होंने अपना आर्मी हेडक्वार्टर बनाया था, जो इलाहाबाद किले के पास शहर में इकलौती ऐसी जगह थी जिसकी दीवार किले की तरह ऊंची थी। इलाहाबाद में यमुना के किनारे अकबर के बनाए किले में 65 तोपें, 400 सिख सैनिकों की एक चौकी और 6ठे मूल निवासी जो इन्फेंट्री थी उसके 80 सैनिक थे। अंग्रेजों के लिए यह किला पूर्वी भारत में एक बेहद इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक पोजीशन था, रणनीतिक स्थान था। खुसरो बाग से उन्होंने वहां से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चलाई और इलाहाबाद के इस किले को हाथ में लेने की कोशिश की, हालांकि वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। अभी ये सब चल ही रहा था कि एक नई मुसीबत आ गई। उनको खबर मिला कि उनकी जो बहन है महारानी लक्ष्मीबाई, उनकी स्थिति बड़ी ख़राब है। उनका तोपची जो है वो शहीद हो चुका है। तो उन्होंने एक और अपना जो प्रसिद्ध तोपची था खुदा बख्श, उसको इलाहाबाद से झांसी भेजा कि जाकर रानी की मदद करो। लेकिन आप जानते हैं कि सिंधिया की गद्दारी के कारण उनको युद्ध में शहादत मिली और खुदा बख्श भी झांसी की रानी के साथ लड़ते हुए मारे गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब शहीद हो गई तो मौलवी लियाकत ग्वालियर पहुंच गए और कहते हैं कि उनके अंतिम संस्कार में छिपकर शामिल रहे। इसके बाद असली संघर्ष शुरू हुआ इलाहाबाद में जो ब्रिटिश ऑफिसर था कर्नल नील, उसके साथ 10 दिन आज़ाद हुकूमत चली और 17 जून 1858 को 17 जून 1858 को अंग्रेजों ने इलाहाबाद को घेर लिया। जो फौज वहां पे आई थी, जनरल हैवलॉक जो था उसकी सहायता के लिए, उसमें बनारस से लेफ्टिनेंट कर्नल नील और काफ़ी सेना इलाहाबाद किले के चारों तरफ पहुंची। कर्नल नील एक बहुत फेमस अंग्रेजी अफसर था
जिसने पहले भी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थीं और जीती थीं, और बहुत क्रूर था। जब वो पहुंचा तो रास्ते के जितने गांव थे सारे उसने उजाड़ दिए, तो जनता में भी उसकी दहशत बहुत ज़्यादा थी। नील ने किले में अपनी तोपें जो थीं वो इलाहाबाद के मोहल्ले कीटगंज और दारागंज के नागरिक क्षेत्रों में चलाने का आदेश दिया, यानी जहां पर रिहायशी इलाका था वहां उसने कहा कि तोपें चलाई जाए। जब तोपें चली तो वहां के जो लोग थे वो लोग अपने इलाके छोड़कर भागने लगे। अब नागरिकों के ऊपर से खतरा हटाने के लिए मौलवी लियाकत अली को क्या करना पड़ा, उन्होंने अपनी सेना को कीटगंज और दारागंज के क्षेत्रों से हटा लिया कि हमारी सेना नहीं रहेगी तो वहां तोप नहीं चलेगी, कम से कम आम लोग बच जाएंगे। 16 जून को नील ने अपने शक्तिशाली तोपखाने से खुसरो बाग पर तोपों से आक्रमण किया और भीषण लड़ाई हुई। नील ने सफलतापूर्वक खुसरो बाग पर कब्जा कर लिया और इस लड़ाई में सरदार रामचंद्र और उनके साथी अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए। लेकिन इतना आसान संघर्ष नहीं था। आप समझ सकते हैं कि चौक पे जो शहर कोतवाली है वहां से 500 मीटर दूर स्थित खुसरो बाग आने में अंग्रेजों को सुबह से शाम हो गई। आप समझिए कि इतनी लाशें गिरी थीं कि 3 महीने तक 8 गाड़ियां लगाकर सुबह से शाम तक लाशों को ढोया जाता रहा। इतनी लाशें गिराने के बाद अंग्रेज वहां पर कब्जा कर पाए। जिन लोगों को मौलवी साहब ने तहसीलदार नियुक्त किया था उन सबको नील ने फांसी दे दी, एक सिपाही को फांसी दे दी। लेकिन अभी तक मौलवी लियाकत अली अंग्रेजों की पहुंच से बाहर थे। फिर भी इलाहाबाद पर 10 दिन के अंदर अंग्रेजों ने फिर से कब्जा कर लिया। इधर नील ने गांवों को जलाना शुरू कर दिया और महिला पुरुष या उनकी उम्र की परवाह किए बिना सारे लोगों को या तो पेड़ से लटका दिया गया या फांसी दे दी गई या गोली मार दी गई। इसमें उसने बच्चों को भी नहीं बख्शा, जबकि मैंने बताया था कि मौलवी लियाकत अली ने बहुत सारे अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को बचाया था। इलाहाबाद शहर कोतवाली के पास जो चौक है उसमें नीम के 7 पेड़ हैं, जिस पर कुछ दिनों के अंदर 800 लोगों को फांसी दी गई थी। इसी वजह से लोगों ने कर्नल नील का नाम रखा इलाहाबाद का कसाई। इसके बावजूद इलाहाबाद के नाजिम, समदाबाद के मेवातियों और दूसरे साथियों के साथ मौलवी लियाकत हुसैन अपनी लड़ाई जारी रखे हुए थे। ग्वालियर से जब वो लौटे तो मौलवी लियाकत अली कानपुर पहुंचे। वहाँ नाना ढूंढूपन, जिनको हम आमतौर पे नाना साहब के नाम से जानते हैं, उनसे मुलाकात हुई और ये फैसला किया गया कि ब्रिटिश हुकूमत से संघर्ष जारी रखा जाएगा। उनको लगातार सूचना मिल रही थी कि नील किस तरह से अत्याचार कर रहा है और ऐसे में नाना साहब ने ये फैसला लिया कि इलाहाबाद में जो कुछ हुआ है उसका बदला लिया जाएगा। कानपुर में नाना साहब की सेना जनरल व्हीलर से भिड़ गई और जनरल व्हीलर को नाना साहब की सेना के आगे समर्पण करना पड़ा। नाना ने उन्हें कानपुर छोड़ने की अनुमति दी और गंगा नदी पार करने के लिए नावों की व्यवस्था की। फिर दुर्भाग्य से 27 जून 1858 को सती चौरा घाट की घटना घटी, जिसमें भारतीय सैनिकों ने कई सारे अंग्रेज पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी। अंग्रेजों ने इसके लिए नाना को दोषी ठहराया। ये मज़ेदार है कि खुद वो जितने चाहें औरतों की, बच्चों की हत्या कर सकते थे, लेकिन जब उनके बच्चों और महिलाओं की हत्या हुई तो उसके लिए तुरंत नाना साहब के ऊपर आरोप लगा दिया। सच्चाई ये है कि सैनिक इलाहाबाद के अत्याचार की खबरों से बेहद नाराज़ थे और इसका बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था। 1857 की लड़ाई में मौलवी साहब जहाँ तक संभव हुआ हिस्सा लेते रहे, लड़ते रहे। कानपुर की लड़ाई में जब हार होती है और नाना साहब नेपाल चले जाते हैं तो मौलवी लियाकत अली ने उत्तरी भारत में कुछ दिन तक अपनी लड़ाई जारी रखी। उसके बाद भोपाल और सूरत होते हुए दक्षिण पश्चिम की यात्रा की और सूरत से लगभग 10 किलोमीटर दूर लाजपुर में वो रहने लगे। वहाँ से अंग्रेज़ों को कई साल तक चकमा दिया और फिर सूरत में उन्होंने अपना नाम बदल लिया, अपनी पहचान बदल ली और ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ते रहे और ये लड़ाई 1872 तक चली। यानी आप सोचिए 1857 से 1872 तक मौलवी लियाकत अली जो हैं वो अंग्रेज़ों को चकमा देते रहे। लेकिन वही हुआ जो अक्सर होता है, उनके 2 साथियों ने मुखबिरी की और मौलवी साहब को बॉम्बे रेलवे स्टेशन पर 1872 में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद उन्हें इलाहाबाद लाया गया और जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा चलाया गया। मुकदमे में मौलवी साहब से पूछा गया कि आप अपना जुर्म स्वीकार करते हैं। उन्होंने ईमानदारी से कहा कि हाँ, मैंने ब्रिटिश राज के खिलाफ आंदोलन किया है, संघर्ष किया है, अंग्रेज़ों की हत्या की है और मुझे इसका कोई दुख नहीं है, इसको मैं अपराध नहीं मानता हूँ, मुझे इस पर गर्व है। तो फिर वही हुआ जो होना था। 24 जुलाई 1872 को उनको सज़ा मिली और सज़ा क्या मिली? अंडमान भेजा गया उन्हें आजीवन कैद देकर।
अंडमान की जेल में 20 साल रहे वो, 1872 से लेकर 1892 तक। न माफ़ी मांगी, न सर झुकाया, न चिट्ठियाँ लिखी। 17 मई 1892 17 मई 1892 को महारानी लक्ष्मीबाई के बड़े भाई, 1857 के संघर्ष के एक नायक और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक मौलवी लियाकत अली अंडमान की जेल में ही जुर्म सहते सहते शहीद हो गए। शहीदों की यह परंपरा है जिसने हिंदुस्तान को बनाया, जिसने हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता की नींव रखी, जिसने बताया कि क्रांतिकारी कभी डरता नहीं है, न शहादत से, न जेल से, न जुर्म से। दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की कहानियां हम लगातार भूलते जा रहे हैं, अपने शहीदों को लगातार भूलते जा रहे हैं। द क्रेडिबल हिस्ट्री पे हम कोशिश करते हैं ऐसी भूली हुई कहानियां इतिहास से लाकर पेश करने की। देखिए, दोस्तों को दिखाइए, दूर तक पहुंचाइए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारा हाथ मजबूत करेंगे तो लगातार सच कहने की हमारी ताकत बढ़ती रहेगी। शुक्रिया। इस तरह के चैनल्स किसी सरकारी सहायता से नहीं चलते, किसी पार्टी की सहायता से नहीं चलते, या आपकी सहायता से चलते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस देखते हुए लगता है कि ये चैनल जिंदा रहना चाहिए, इस चैनल को सहयोग किया जाना चाहिए, तो बहुत सारे तरीके हैं। इस वीडियो के ठीक नीचे एक ऑप्शन आपके सामने आ रहा होगा ज्वाइन का, उसको क्लिक करके 89 रुपीज पर मंथ के सहयोग से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें कई सारी अलग से सुविधाएं हम देते हैं अपने मेंबर्स को। इसके अलावा जो वीडियो आपको पसंद आता है, आप देखेंगे उसके नीचे डॉलर का एक चिन्ह होता है, उसको दबाकर आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लोगों से शेयर कर सकते हैं, और जैसा मैंने कहा, सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। तो आप हमसे जुड़े रहें। हमारी कोशिश होगी कि हम लगातार जरूरी बातों पर, इतिहास की जरूरी बातों पर, वर्तमान की जरूरी बातों पर सच कहते रहें। शुक्रिया।